जहां हमने कोविड पैंडेमिक देख लिया, अफगानिस्तान पर तालिबान का अटैक देख लिया, रशिया यूक्रेन की वॉर देख ली, वहां शायद चाइना का ताइवान पर अटैक करना या होना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट जियोपॉलिटिकली ये हमें काफी इंपैक्ट करने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर कर सकती है और ये आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन तक भी एस्केलेट हो सकता है। अब क्योंकि सीरियस है इतनी ये सिचुएशन, इसलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाइना और ताइवान से रिलेटेड इशू और इसके हम सारे एंगल्स यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से बौखलाए चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ये सारी न्यूज आखिर किस वजह से? रिसेंटली यूएस लॉ मेकर नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ताइवान में, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिशियल है जिन्होंने पिछले 25 सालों में ताइवान में विजिट किया हो। अब इस बात को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, जिस वजह से उन पर ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि इंपोर्ट बैन ऑन सेवरल ताइवानीज कंपनीज जो पेस्ट्रीज, बेक्ड गुड्स या फिर स्वीट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। इनके अलावा सिट्रस, फिश, मैक्रेल, इनके इंपोर्ट पर भी बैन लगाया गया है, along with hundreds of other food items. चाइना एक्चुअली क्लेम करता है कि ताइवान उनकी टेरिटरी का हिस्सा है और यूएस लॉ मेकर के ताइवान विजिट करने से एक्चुअली ताइवान के इंडिपेंडेंस और उनकी सोवरेनिटी को एक रिकॉग्निशन मिलता है, जिस बात से चाइना नाराज है। और इसकी वजह से आज की डेट पे वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही है अराउंड ताइवान। ताइवान ये भी क्लेम कर रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर की जा रही है। इसके साथ साथ ताइवान की एयर डिफेंस जोन पर चाइनीज प्लेन्स काफी बार एक्चुअली एंटर भी कर चुके हैं। नाउ लेट्स गो बैक इन टाइम और इन दोनों रीजन्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्टोरिकली ये दोनों साथ रहे हैं सिंस 17th सेंचुरी कियांग डायनेस्टी के अंदर। आने वाले समय में अलग अलग डायनेस्टीज और रूलर्स ने यहाँ रूल किया, बट वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ जापानीज ने यहाँ सरेंडर किया और ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना का रूल शुरू हुआ चाइना और ताइवान में विथ द कंसेंट ऑफ यूएस एंड यूके। बट इंडिपेंडेंस के महज 5 साल के अंदर ही यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई, जहां कम्युनिस्ट आर्मी के लीडर माओ जेडोंग ने तब के लीडर चियांग काई शेक के ट्रूप्स को डिफीट किया और चियांग काई शेक अपने लीडर्स के साथ चले आए ताइवान में इन 1949। इस ग्रुप में ताइवान में इंडिपेंडेंटली रूल किया और यहाँ की पॉलिटिक्स में डोमिनेट किया फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स अंटिल 2000 और यहाँ डेमोक्रेसी भी एस्टैब्लिश की गई। आने वाले समय में चाइना ने एक एंटी सेसेशन लॉ पास किया इन द ईयर 2005, जहाँ ये क्लेम किया जाता है कि ताइवान इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ चाइना और चाइना एक्चुअली बिना किसी तर्क के नॉन पीसफुल मीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना ताइवान के यूनिफिकेशन के लिए। बट ये लॉ आज से 16 साल पहले का है। आज की डेट में ताइवान का स्टेटस क्या है? तो ताइवान बेसिकली एक आइलैंड रीजन है महज 100 माइल्स की दूरी से फ्रॉम द मेनलैंड चाइना, जिसका ऑफिशियली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान जिनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है और करीब 3 लाख एक्टिव ट्रूप्स भी हैं, इन सब के बावजूद ताइवान का लीगल स्टेटस रिमेन्स अनक्लियर। काफी डिसएग्रीमेंट है और कंफ्यूजन है कि आखिर ताइवान है क्या। चियांग काई शेक की रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी ताइवान में, इनका क्लेम था कि ये पूरे मेनलैंड चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे रीऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इसी मोटिव से आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना ने चाइना की सीट को होल्ड किया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसे काफी वेस्टर्न नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज किया। बट 1970 आते आते कंट्रीज ने आर्ग्यू करना शुरू किया कि क्या सच में ताइवान एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव है मेनलैंड चाइना का, और अब यूनाइटेड नेशंस ने भी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन बीजिंग यानी चाइना को दे दिए। वहीं आरओसी की गवर्नमेंट को निकाल दिया गया। आने वाले वक्त में चाइना में भी डेवलपमेंट्स हुए, ट्रेड बढ़ा और यूएसए ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटअप कर लिए चाइना के साथ। अब स्लोली कंट्रीज जो आरओसी को रिकॉग्नाइज करती थी उनका नंबर भी घटने लगा और इसी वजह से इंडिपेंडेंट स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद, चाइना से अलग होने के बावजूद,
ताइवान का लीगल स्टेटस रिमेन्स अनक्लियर। मेनलैंड चाइना को रूल किया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, जो फॉलो करते हैं वन चाइना प्रिंसिपल, यानी कि ताइवान और चाइना यूनिफाइड है, एक सिंगल टेरिटरी है। इनका मानना है कि ताइवान बेसिकली एक डिफेक्टेड प्रोविंस है जिसे एक्चुअली यूनिफाई करने की जरूरत है विद चाइना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अलावा व्हाट मेक्स ताइवान दिस स्पेशल, तो इसे देखते हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है इन द पैसिफिक ओशन, जो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का 30% शिपिंग एक्चुअली पास होता है इस रूट से। 3.75 ट्रिलियन का बिजनेस होता है हर साल, और एस्टिमेट्स है कि 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और कई ज्यादा बड़े अमाउंट में यहाँ नेचुरल गैस पाने की संभावना है। तो अगर चाइना को ताइवान मिल जाता है, ये आइलैंड कंट्री मिल जाती है, तो उन्हें एक नेचुरल मिलिट्री एडवांटेज यहाँ मिलेगा। अब इस एडवांटेज के लिए चाइना ने यहाँ शिप्स डिप्लॉय की है, मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट की है और आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जी हाँ, आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी कंस्ट्रक्ट किए हैं ताकि उन्हें इस एरिया का एक्सेस मिल सके। तो सोच कर देखिए, अगर चाइना एक्चुअली गेट्स ताइवान तो उन्हें ये प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एडवांटेज और इस इंपॉर्टेंट रूट का एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके अलावा ताइवान लीडिंग मैन्युफैक्चरर है चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर एक काफी पावरफुल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमारे गैजेट्स जैसे कि फोन्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और इवन कार का टेक्नोलॉजिकल ब्रेन है। ताइवान अकेले 63% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट होल्ड करता है, जिसमें से एक कंपनी TSMC पूरी दुनिया की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरर है, जो अकेले 54% मार्केट शेयर कमांड करती है। टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे कि एप्पल, क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम डिपेंडेंट है ताइवान पर इसकी सप्लाई के लिए। वही मेजर कार मेकर्स जैसे कि फोर्ब्स, फोर्ड मोटर्स और टोयोटा भी सुपर डिपेंडेंट है ताइवान पर इनके सुपर कंडक्टर्स के लिए। और मजे की बात यह है कि इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद अब तक चाइना ने चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर कोई बैन नहीं लगाया है जो ताइवान से आते हैं। चाइना, जिनके पास ज्यादा ग्राउंड फोर्स है, 8 टाइम्स मोर नेवल डिस्ट्रॉयर्स और 30 टाइम्स मोर सबमरीन्स हैं, उन्होंने अब तक ताइवान को अटैक क्यों नहीं किया? तो इट इज बिकॉज ताइवान इज बैक्ड बाय USA। जी हाँ, just taken by force is just not appropriate. It will dislocate the entire region. USA ने ओपनली मेंशन किया है कि वो दे विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ ताइवान इन केस चाइना उन पर अटैक करते हैं। बट आखिर ऐसा क्यों? USA क्यों सपोर्ट कर रहा है ताइवान को? तो इसका आंसर है इन द एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ चाइना। जी हाँ, रीसेंट डेटा के अनुसार चाइना की GDP हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% और उनकी GDP रही 17.7 ट्रिलियन इन द लास्ट ईयर। तो USA, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को अब तक डोमिनेट किया है, वो ये नहीं चाहते हैं कि एक और सुपर पावर का इमर्जेंस हो। इन सभी के अलावा इंडिया कहाँ आता है पूरी पिक्चर में? तो इंडिया एक्चुअली हैज नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान, बल्कि हम फॉलो करते हैं वन चाइना पॉलिसी। बट अगर चाइना को ताइवान मिल जाता है तो सोलर पैनल्स की ही तरह सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स में भी चाइना की ही मोनोपोली होगी, जिससे सोलर पैनल्स की ही तरह इनकी भी प्राइसेस बढ़ जाएगी। जहां इंडिया इंपोर्ट करता है 2.38 बिलियन के सेमीकंडक्टर्स और पूरी दुनिया की 13th लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, वहीं ये काफी बड़ा कॉस्ट होगा इंडिया के लिए। इंडिया एक्चुअली अलाई है USA एंड ताइवान का, और क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, सो वी माइट बी फोर्स्ड टू गो टू वॉर विद चाइना। And in case of this will again be a huge cost for India. According to a recent survey, 5.2% Taiwanese independence favor कर रहे हैं, 1.3% यूनिफिकेशन। वही मेजोरिटी स्टेटस को फेवर कर रहे हैं, ना ही इंडिपेंडेंस ना ही यूनिफिकेशन। तो बाकी कंट्रीज की जगह हमें ताइवान के लोगों का व्यू पॉइंट जानना जरूरी है। और क्योंकि अब तक वॉर नहीं हुई है, इसलिए इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए। इन सभी के साथ आप मुझे बताइए, क्या वन चाइना पॉलिसी आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।